है वो ग्रह जिसे देखकर इंसान हजारों सालों से सपने देखता आया है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि अगले 10 से 20 सालों में हम में से कोई भी इस ग्रह पर कदम रख सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंगल ग्रह की, जिसे हम मार्स भी बुलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पृथ्वी तो है ही इतनी खूबसूरत, तो फिर मंगल पर जाने की जरूरत क्या है? वेल, यही सवाल मैंने भी खुद से पूछा था, और जब मुझे इसका जवाब मिला तो मेरा दिमाग हिल गया था। देखो, एक बहुत ही डरावनी सच्चाई है जो हम सबको समझनी चाहिए, और वो ये है कि पृथ्वी हमेशा सेफ नहीं रहेगी। 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड ने पूरी की पूरी डायनासोर स्पीशीज को खत्म कर दिया था, सिर्फ एक टक्कर में। अब सोचो, अगर ऐसा कुछ आज हो गया तो पूरी इंसानी सभ्यता एक झटके में खत्म हो जाएगी। और इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स और विजनरीज कह रहे हैं कि इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना होगा, यानी कि एक से ज्यादा ग्रहों पर रहना होगा, वरना हमारा भविष्य बहुत ही रिस्की है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर हमें दूसरे ग्रह पर जाना ही है तो मार्स ही क्यों? देखो, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, और इनमें से ज्यादातर या तो बहुत ज्यादा गर्म हैं या बहुत ज्यादा ठंडे हैं, या फिर इनके पास सॉलिड सरफेस ही नहीं है, जैसे जुपिटर और सैटर्न जो कि गैस जायंट्स हैं। अब वीनस को देखो, जो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है, तो वहां का टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इतना गर्म है कि लेड भी पिघल जाए, और एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं जो किसी भी चीज को डिसॉल्व कर देंगे। तो बेसिकली वीनस पर जाना मतलब इंस्टेंट डेथ है। अब मार्स की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी से बहुत सारी चीजों में मिलता जुलता है। मार्स पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, जो ऑलमोस्ट पृथ्वी जैसा ही है। वहां पर सीजन्स भी आते हैं जैसे यहाँ आते हैं। मार्स की सरफेस सॉलिड है, जिस पर हम चल सकते हैं और बिल्डिंग्स बना सकते हैं। वहां पर पानी भी है, बर्फ के रूप में, पोल्स पर और जमीन के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्स हमसे रिलेटिवली पास भी है, करीब 22.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर एवरेज में। मगर अब यहाँ पर असली चैलेंज शुरू होता है, और वो ये है कि मार्स पर पहुंचना और वहां सरवाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। देखो, पृथ्वी से मार्स तक जाने में रॉकेट को करीब 7 से 9 महीने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स अपनी अलग अलग ऑर्बिट्स में सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, और हमें एक स्पेसिफिक विंडो में लॉन्च करना पड़ता है जो हर 26 महीने में एक बार आती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मिशन मार्स के लिए निकला और कुछ गलत हो गया तो वापस आने का ऑप्शन नहीं है तुरंत, आपको वहीं रहना पड़ेगा मंथ्स तक। और यही रीजन है कि मार्स मिशन को वन वे टिकट भी बुलाते हैं कुछ लोग। अब जरा इमेजिन करो कि आप मार्स पर पहुंच गए और स्पेसशिप का डोर खोला और बाहर की दुनिया देखी। सबसे पहले आपको एक लाल रंग का डेजर्ट दिखेगा जो चारों तरफ फैला हुआ है। मार्स को रेड प्लैनेट इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि वहां की सॉइल में आयरन ऑक्साइड है, जिसे हम रस्ट भी कहते हैं, और यही उसे लाल रंग देता है। आसमान की तरफ देखोगे तो वो भी अजीब सा पिंकिश ब्राउन दिखेगा, पृथ्वी जैसा नीला नहीं। अब यहाँ पर पहला बड़ा प्रॉब्लम आता है कि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है। कितना थिन है ये समझो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1% है मार्स का एटमॉस्फेयर, और जो थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर है वो 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो हमारे लिए पॉइजनस है। मतलब अगर आपने स्पेस सूट उतारी तो आप सिर्फ 15 सेकेंड्स में बेहोश हो जाओगे और 2 मिनट में आपकी डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली मार्स पर बिना स्पेशल इक्विपमेंट के 1 मिनट भी सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। टेम्परेचर की बात करें तो मार्स पर एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है। ये इतना ठंडा है कि एंटार्क्टिका भी इसके सामने गर्म लगे, और कभी कभी तो टेम्परेचर -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो इतना एक्सट्रीम कोल्ड है कि आपका खून भी जम जाए। अब रेडिएशन का इशू भी है जो बहुत सीरियस है। देखो, पृथ्वी पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को ब्लॉक कर देती है, मगर मार्स के पास ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और इसीलिए वहां पर कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर रेडिएशन डायरेक्टली सरफेस पर आती है। 1 साल मार्स पर रहने से आपको उतनी रेडिएशन मिलेगी जितनी पृथ्वी पर 8 साल में मिलती है, और ये रेडिएशन कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो बेसिकली मार्स एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है जो हर तरीके से आपको मारने की कोशिश करेगा। अब सवाल यह है कि अगर मार्स इतना डेंजरस है तो फिर हम वहां जाना चाहते क्यों हैं और जाएंगे कैसे? देखो, करंटली दुनिया की सबसे एम्बिशियस कंपनी जो मार्स पर जाने की तैयारी कर रही है वो है स्पेसएक्स, जिसके फाउंडर एलॉन मस्क हैं। एलॉन मस्क ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि उनका अल्टीमेट गोल मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाना है जिसमें 10 लाख लोग रह सकें। अब ये सुनने में बहुत क्रेजी लगता है, लेकिन जब आप देखोगे कि स्पेसएक्स क्या बना रही है तो आपको लगेगा कि ये सपना पूरा हो सकता है। स्पेसएक्स ने स्टारशिप नाम का एक रॉकेट बनाया है जो अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा रॉकेट है। ये रॉकेट 100 से 150 मेट्रिक टन का पेलोड मार्स तक ले जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फुली रीयूजेबल है। मतलब जैसे एरोप्लेन बार बार उड़ता है वैसे ही ये रॉकेट बार बार यूज हो सकता है, जिससे कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो जाती है।
पहले एक रॉकेट लॉन्च करने में सैकड़ों करोड़ रुपए लगते थे और रॉकेट एक बार यूज होकर समुद्र में गिर जाता था। मगर स्पेसएक्स का रॉकेट वापस आकर लैंड कर जाता है और फिर से यूज हो जाता है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से मार्स मिशन पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि पहले मार्स जाने का कॉस्ट इतना ज्यादा था कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब प्लान ये है कि पहले अनमैन्ड मिशंस भेजे जाएंगे जो मार्स पर सप्लाईज और इक्विपमेंट पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद पहला मैन्ड मिशन जाएगा जिसमें शायद 10 से 20 एस्ट्रोनॉट्स होंगे। ये पहले लोग वो ब्रेव सोल्स होंगे जो जानते हुए भी जाएंगे कि शायद वो कभी वापस ना आए। इन्हें मार्स पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होगा, जैसे कि हैबिटेट मॉड्यूल्स लगाना, ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम सेटअप करना, सोलर पैनल्स इंस्टॉल करना और पानी निकालने का सिस्टम बनाना। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मार्स पर रहेंगे कहाँ? देखो, शुरुआत में तो एस्ट्रोनॉट्स प्री फैब्रिकेटेड हैबिटेट्स में रहेंगे जो पृथ्वी से ही भेजे रहेंगे। ये बेसिकली बड़े बड़े प्रेशराइज्ड पॉड्स होंगे जिनके अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा, टेम्परेचर रेगुलेट होगा, ऑक्सीजन सप्लाई होगी और रेडिएशन प्रोटेक्शन होगी। मगर ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल पृथ्वी से भेजना बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए साइंटिस्ट्स एक बहुत ही क्लेवर आइडिया पर काम कर रहे हैं जिसे इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहते हैं। मतलब मार्स पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं से कंस्ट्रक्शन करना। और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? ये है कि मार्स की जमीन के अंदर बसना। जी हाँ, अंडरग्राउंड हैबिटेट्स बनाना जो रेडिएशन से भी बचाएंगे और टेम्परेचर भी स्टेबल रखेंगे। मार्स की सरफेस से कुछ मीटर्स नीचे जाते ही रेडिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि सॉइल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। प्लस अंडरग्राउंड टेम्परेचर भी ज्यादा स्टेबल रहता है। अब एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जिसे 3D प्रिंटिंग से कंस्ट्रक्शन कहते हैं। आइडिया ये है कि हम मार्स पर बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स भेजेंगे जो मार्स की सॉइल को यूज करके बिल्डिंग्स प्रिंट कर देंगे। मार्स की सॉइल में आयरन और अदर मिनरल्स हैं जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज हो सकते हैं। रोबोट्स पहले से जाकर ये सारा काम कर देंगे और जब ह्यूमंस पहुंचेंगे तो उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा। अब सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन आता है कि मार्स पर पानी कहां से आएगा? देखो, पानी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पीने के लिए पानी चाहिए, खेती के लिए पानी चाहिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए भी पानी चाहिए, क्योंकि पानी से इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑक्सीजन निकाली जा सकती है और रॉकेट फ्यूल भी पानी से बन सकता है। अब गुड न्यूज ये है कि मार्स पर पानी है और काफी अमाउंट में है। मार्स के पोल्स पर बर्फ की लेयर्स हैं जो मिलियंस ऑफ क्यूबिक किलोमीटर्स पानी होल्ड करती हैं। प्लस मार्स की सब सरफेस में भी बर्फ है, जमीन के कुछ मीटर्स नीचे। तो बेसिकली पानी की कमी नहीं है, बस उसे एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी चाहिए। नासा और स्पेसएक्स दोनों वाटर एक्सट्रैक्शन पर काम कर रहे हैं। प्लान ये है कि ड्रिल से जमीन खोदी जाएगी और बर्फ को गर्म करके पानी में कन्वर्ट किया जाएगा। ये पानी फिर प्यूरिफाई होगा और यूज के लिए रेडी होगा। और एक बार पानी मिल गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अब खाने की बात करें, मार्स पर मैकडॉनल्ड्स तो नहीं है, तो खाना कहां से आएगा? शुरुआत में तो पैकेज्ड फूड पृथ्वी से भेजा जाएगा, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, इसीलिए मार्स पर फार्मिंग करनी होगी। अब मार्स की सॉइल में कुछ केमिकल्स हैं जो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक हैं, जैसे परक्लोरेट्स। इसीलिए डायरेक्टली मार्स की सॉइल में खेती नहीं हो सकती। मगर साइंटिस्ट्स ने हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे टेक्निक्स डेवलप किए हैं जिनमें सॉइल की जरूरत ही नहीं होती। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट रिच वाटर में ग्रो किया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। एलईडी लाइट से आर्टिफिशियल सनलाइट दी जाती है और टेम्परेचर कंट्रोल रखा जाता है। इस तरीके से मार्स पर भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाए जा सकते हैं। एक्चुअली नासा ने ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सक्सेसफुली लेटिस और अदर वेजिटेबल्स उगाए हैं, तो ये टेक्नोलॉजी प्रूवन है और मार्स पर भी काम करेगी। इमेजिन करो, एक डोम के अंदर हरे भरे प्लांट्स उग रहे हैं और बाहर लाल रंगी डेजर्ट है। ये सीन कितना सररियल होगा। अब एक बहुत ही एम्बिशियस और लॉन्ग टर्म प्लान की बात करते हैं जिसे टेराफॉर्मिंग कहते हैं। टेराफॉर्मिंग का मतलब है किसी प्लैनेट को पृथ्वी जैसा बनाना। मतलब मार्स के एटमॉस्फेयर को थिक करना, टेम्परेचर बढ़ाना, ऑक्सीजन जनरेट करना और इवेंचुअली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां ह्यूमंस बिना स्पेस सूट के भी रह सकें। अब सुनने में ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है। बस टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, शायद सैकड़ों या हजारों साल। एक आइडिया ये है कि मार्स के पोल्स पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स ब्लास्ट किए जाएं, जिससे बर्फ पिघले और वाटर वेपर और CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू होगा और मार्स गर्म होने लगेगा। दूसरा आइडिया ये है कि जायंट मिरर्स को मार्स की ऑर्बिट में प्लेस किया जाए जो सनलाइट को पोल्स पर फोकस करें और बर्फ पिघलाएं। एक और अप्रोच ये है कि फैक्ट्री सेटअप की जाएं जो कंटिन्यूसली ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करें और एटमॉस्फेयर को थिक करें। बेसिकली ये एक मल्टी जनरेशनल प्रोजेक्ट होगा जो हमारे बच्चों के बच्चे कंप्लीट करेंगे।
अब प्रैक्टिकल टाइमलाइन की बात करें तो स्पेसएक्स का प्लान है कि 2026 या 2028 तक पहला अनमैन्ड स्टारशिप मार्स पर लैंड कराना है। फिर 2030s में पहले ह्यूमंस भेजने हैं और 2050 तक एक स्मॉल कॉलोनी एस्टैब्लिश करनी है जिसमें कम से कम कुछ 1000 लोग रह सकें। नासा का प्लान थोड़ा कंजर्वेटिव है और वो 2030s के लेट ईयर्स में पहला मैन्ड मिशन प्लान कर रहे हैं। चाइना भी मार्स रेस में है और उनका प्लान 2033 में पहले चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर भेजने का है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि मार्स पर कौन जाएगा। देखो, पहले मिशंस में तो ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट जाएंगे जो स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स और कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, मगर इवेंचुअली जब कॉलोनी बड़ी होगी तो नॉर्मल सिविलियंस भी जा सकेंगे। इलॉन मस्क ने कहा है कि उनका गोल है कि मार्स जाने का टिकट इवेंचुअली एक एवरेज हाउस की कॉस्ट जितना हो। मतलब अगर आप अपना घर बेच सकते हो तो मार्स जा सकते हो, और जो लोग जाएंगे वो वहाँ काम भी करेंगे, क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड बिल्ड करने के लिए हर तरह के स्किल्स चाहिए। इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, फार्मर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, इवन आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस भी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी को कल्चर भी चाहिए। अब सोचो कि मार्स पर डेली लाइफ कैसी होगी। आप सुबह उठोगे अपने अंडरग्राउंड हैबिटेट में, एक स्क्रीन पर मार्स की सरफेस दिखेगी जो एक्चुअली विंडो नहीं होगी बल्कि कैमरा फीड होगी, क्योंकि रेडिएशन से बचने के लिए विंडोज नहीं होंगी। ब्रेकफास्ट करोगे जो शायद मार्स पर उगाई गई वेजिटेबल से बना हो। फिर अपना स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलोगे किसी प्रोजेक्ट पर काम करने। शाम को कम्युनिटी सेंटर में लोगों से मिलोगे और शायद कोई मूवी देखोगे जो पृथ्वी से बीम की गई हो। कम्युनिकेशन अर्थ से होगी लेकिन डिले होगा, करीब 3 से 22 मिनट का, डिपेंडिंग ऑन प्लैनेटरी पोजीशंस। मतलब वीडियो कॉल पॉसिबल नहीं होगी लेकिन मैसेजेस आ जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। मार्स पर पैदा होने वाले बच्चों के बारे में सोचो। ये बच्चे टेक्निकली मार्शियंस होंगे, उन्होंने कभी पृथ्वी नहीं देखी होगी, उनके लिए मार्स ही होम होगा। और क्योंकि मार्स की ग्रेविटी पृथ्वी की 38% है तो ये बच्चे डिफरेंटली डेवलप होंगे, उनकी बोन्स और मसल्स डिफरेंटली ग्रो होंगी, और शायद कुछ जनरेशंस बाद मार्शियन ह्यूमंस फिजिकली अर्थ ह्यूमन से डिफरेंट हो जाए। ये एवोल्यूशन का एक न्यू चैप्टर होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नेंस का। मार्स पर कौन से लॉज होंगे? करंटली अर्थ पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, आउटर स्पेस ट्रीटी, जो कहती है कि कोई भी कंट्री किसी सेलेस्टियल बॉडी पर सॉवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकती। मतलब मार्स किसी कंट्री का नहीं है, तो जब वहां कॉलोनी बनेगी तो वो किसके रूल से चलेगी? क्या वो इंडिपेंडेंट होगी या किसी अर्थ गवर्नमेंट के अंडर होगी? ये सारे क्वेश्चंस अभी अनआंसर्ड हैं और प्रोबेबली पहली कॉलोनी बनने के बाद ही इनके आंसर्स आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मार्स एक फ्रेश स्टार्ट का मौका है, जहां हम ह्यूमैनिटी की मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे और एक बेटर सोसाइटी बिल्ड करेंगे। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो मार्स कॉलोनाइजेशन एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। एस्टिमेट्स वेरी करते हैं, लेकिन पहले 1 मिलियन लोगों को मार्स पर सेटल करने में शायद 100 बिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर्स लग सकते हैं। ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो हर साल पूरी दुनिया मिलिट्री पर इससे ज्यादा खर्च करती है। तो रिसोर्सेस तो हैं, बस प्रायोरिटीज चेंज करने की जरूरत है। और लॉन्ग टर्म में मार्स प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। मार्स पर रेयर मिनरल्स हो सकते हैं जो पृथ्वी पर कम है। प्लस मार्स से एस्ट्रॉइड्स माइन करना इजियर होगा क्योंकि मार्स एस्ट्रॉइड बेल्ट के पास है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि टेक्नोलॉजी जो मार्स मिशन के लिए डेवलप होगी वो पृथ्वी पर भी यूज होगी। जैसे अपोलो मिशंस ने कितनी टेक्नोलॉजीज दी जो आज हमारी डेली लाइफ में है। वाटर प्यूरिफिकेशन से लेकर कंप्यूटर चिप्स तक सब स्पेस प्रोग्राम की देन है। अब मैं आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर देता हूं कि अगले 50 इयर्स में क्या हो सकता है। 2030s में पहले ह्यूमंस मार्स पर लैंड करेंगे। ये एक स्मॉल टीम होगी जो कुछ मंथ्स रहकर वापस आएगी। 2040s में परमानेंट आउटपोस्ट एस्टैब्लिश होगा जहां रिसर्चर्स कंटिन्यूअसली रहेंगे। 2050s में पहली प्रॉपर कॉलोनी बनेगी जिसमें शायद कुछ 100 लोग हों। 2060s और 2070s में कॉलोनी एक्सपैंड होगी और हजारों लोग रहने लगेंगे। और सेंचुरी के एंड तक शायद मार्स पर एक फुल फ्लेजेड सिटी हो जिसमें लाखों लोग रहें। ये एम्बिशियस लगता है, लेकिन रिमेंबर करो कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली एयरप्लेन उड़ाई थी और सिर्फ 66 साल बाद 1969 में हम चांद पर थे। ह्यूमन प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियल है, लीनियर नहीं। अब फाइनली मैं आपसे एक पर्सनल थॉट शेयर करना चाहता हूँ। मार्स कॉलोनाइजेशन सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की स्पिरिट का रिप्रेजेंटेशन है। हम वो स्पीशीज हैं जो अफ्रीका से निकले और पूरी पृथ्वी पर फैल गए। हमने ओशंस क्रॉस किए, माउंटेन्स क्लाइंब किए और हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। मार्स जाना उसी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है। कुछ लोग कहेंगे कि पृथ्वी की प्रॉब्लम सॉल्व करो पहले, और वो वैलिड पॉइंट है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि एक्सप्लोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग साथ साथ चलते हैं।
एक के लिए दूसरे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप नाइट स्काई में मार्स को देखो जो एक रेडिश डॉट की तरह दिखता है, तो याद रखो कि शायद आपकी लाइफ टाइम में उस डॉट पर सिटीज बन जाए और लोग रहने लगे। हम उस जनरेशन में हैं जो ये हिस्टोरिक ट्रांजिशन देखेगी, पृथ्वी से लेकर मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन तक का सफर। और ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम कितने लकी हैं इस टाइम में पैदा होने के लिए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी स्पेसएक्स अपने अगले स्टारशिप टेस्ट की तैयारी कर रही है और नासा अपने मार्स सैंपल्स की स्टडी कर रही है। ये सब रियल टाइम में हो रहा है और हम इस हिस्टोरिक जर्नी के विटनेस हैं। तो दोस्तों, ये थी मार्स कॉलोनाइजेशन की कंप्लीट स्टोरी। एक ऐसा ड्रीम जो कुछ डेकेड्स पहले साइंस फिक्शन था और आज रियलिटी बनने जा रहा है। हम लिटरली उस पॉइंट पर हैं जहां से फ्यूचर की हिस्ट्री लिखी जाएगी। और कौन जाने, आप में से ही कोई उन पहले मार्शियंस में से हो जो रेड प्लैनेट को अपना घर बनाए, क्योंकि इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक इम्पॉसिबल है जब तक कोई उसे पॉसिबल ना कर दे। स्टे क्यूरियस, स्टे ड्रीमिंग, और हाँ, अगर कभी मार्स जाओ तो मुझे भी बुलाना।